नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं योग आयोग के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, और उनको अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का एक बेहतर उदाहरण कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो अब डॉक्टर साहब जो है इलाज भी करेंगे और ये इलाज जो है लोगों के मानसिक चेतना के इलाज का कारक बनेगा। योग आयोग की पहले तो मैं संरचना समझना चाहूँगा, इस पर एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इसकी क्या अवधारणा है, इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य, तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के सामने योग की महत्ता को रखा और सारी दुनिया ने इसको माना। पहली बार में 177 से अधिक देशों ने उसको स्वीकार किया था। इसके बाद आज देखते हैं 190 के आसपास देश योग को अवधारणा को उन्होंने स्वीकार किया है। तब यह हुआ कि हमारे राज्यों में भी, सरकारों में के माध्यम से भी इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो योग के लिए काम करे, योग के प्रचार प्रसार के लिए काम करे और योग की अवधारणा को जन जन तक पहुँचाए। योग और आसन ये समझने की आवश्यकता है। हाँ, एक योगासन है, एक योग है। जी जी, योग का ही हिस्सा है आसन। योगासन मतलब पूरा योग नहीं। जी जी, सामान्यतः जो अवधारणा है जो है, लोग जब भी योग की बात होती है तो लोगों को लगता है कि आसन करना ही योग है। योग उससे बहुत ऊपर है। आसन उसका एक हिस्सा है। तो उसमें ध्यान, नियम, यम, प्राणायाम, ये सारी हम देखते हैं शरीर के शोधन का। जिस तरह से आसन शरीर की बीमारियों को या उसको करता है, ऐसे ही योग का बाकी का जो हिस्सा होता है जिसका हम चर्चा करते हैं वो इनर हीलिंग के लिए काम करता है, अंतर मन के लिए काम करता है, मनुष्य के अंदर के जो मानवत्व है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। श्वास प्रक्रिया के माध्यम से वो शरीर को स्वस्थ रखता है और मन को स्वस्थ रखता है। जो प्रसन्नता शब्द कहा गया है वो वास्तव में शरीर का हिस्सा नहीं है। प्रसन्नता इससे बहुत ऊपर है, वह मन का हिस्सा है, वो योग के द्वारा प्राप्त होता है। जी, तो जैसे ये जो योग आयोग है तो इसका जो गठन है और इसका जो कार्य प्रणाली है कि जैसे प्रधानमंत्री का विजन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है और भारत की इस पुरातन संस्कृति और पद्धति को पूरा विश्व हाथों हाथ स्वीकार रहा है। और जब से योगा हुआ है तो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है, लेकिन अभी भी समूचा विश्व उसके सतही स्तर पर है। तो जहाँ से ये हमारी वैदिक परंपरा से जो ये योग निकला हुआ है, इसको परिष्कृत स्वरूप में स्थापित करना निश्चित रूप से, चूँकि प्रधानमंत्री का विजन है तो सरकारों को भी इस पर काम करना होगा। तो योग आयोग को कितने अधिकार मिले और योग आयोग कैसे काम करेगा? मुझे लगता है अगर मैं मध्य प्रदेश योग आयोग की चर्चा करूं तो पूरा खुला आसमान है और जितना अधिक आप काम कर सकते हो जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। मध्य प्रदेश ने बाकी देश की तुलना में एक अलग काम किया है योग में। भारत सरकार में, अन्य राज्यों में योग है, आयुष का हिस्सा है जी, लेकिन लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि अगर हम इसको बहुत जन जन तक ले जाना है, इसको जनव्यापी बनाना है, तो सबसे पहला काम होगा हम अपने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो विद्यालयों में अगर हम योग की अनिवार्यता को या योग को प्रमोट करेंगे तो ऐसा लगता है कि इसको हम एक बड़े स्वरूप में या जनव्यापी बना सकते हैं। क्योंकि बचपन से अगर संस्कार डल गया योग करने का, बचपन से हमारा शरीर उसके लिए सधने लगा, बचपन से हमारा मन तैयार हो गया, तो मुझे लगता है योग के लिए वो जीवन भर वो व्यक्ति योग करता है। और अगर योग करेगा तो निरोग रहेगा, ये उसका एक स्वाभाविक उसमें से परिणाम आने वाला है। और आने वाली पीढ़ी अगर इसको सीखने लगी तो मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य पे हमें जो खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मानसिक अवसाद हैं, तनाव है, जिसको डिप्रेशन में हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, 90%, 95, 98% लाता है, एक सफलता नहीं मिली, उसको लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। योग एक ऐसी विधा है कि उसको यहाँ रास्ता दिखाएगा। जी, जैसा आपने कहा कि देखिए सामान्यतः हम दवाइयाँ जब लेते हैं तो हम बीमारी दूर करने के लिए रहते हैं,
बीमारी है तो दवाइयाँ हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कोई दवा नहीं है। तो मुझे लगता है कि योग जो है वो स्वस्थ रहने की सबसे बेहतर दवा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो क्या आप इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल इसी विचार के साथ, इस विचार के साथ नहीं, इसी विचार के साथ आगे है कि अगर आप, मैं बार बार कहता हूं कि मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों आपके हाथ में है। अगर आपको बीमार होकर मेडिसिन लेना है या स्वस्थ रहना है और मेडिटेशन करना है, ये आप तय कर लीजिए। और मैं मानता हूं कि जो योग आयोग की अवधारणा है, योग आयोग का जो काम वो यही है कि समाज को मेडिसिन से दूर मेडिटेशन के माध्यम से उसकी उन्नति करना और उसके जीवन में जो एक बदलाव है उस बदलाव को खुद महसूस करे। और हम विद्यालयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से इसको बहुत नीचे तक ले जाना चाहते हैं। इसमें हमने बड़ा अच्छा एक संरचना बनी है हमारे आयोग में। जैसे हमारा यहाँ पर एक योग प्रशिक्षण केंद्र है। मैं अगर स्कूल के संदर्भ में आपसे चर्चा करूँ केवल, तो हमारा एक योग प्रशिक्षण केंद्र है। इसमें प्रत्येक महीने में 2 शिक्षक प्रत्येक जिले से हमारे यहाँ आते हैं। हम उनको 1 महीने का प्रशिक्षण देते हैं। इनका समाप्त हो जाएगा, अगले शिक्षक आएंगे। ऐसा राउंड द क्लॉक या मैं कहूँ 12 महीने हमारा चलता रहता है। अब हमने तय किया कि हम प्रत्येक जिले पर जी एक मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो यहाँ से जो मास्टर ट्रेनर हमारे तैयार हुए हैं, वो जिलों में अपने ब्लॉक से और स्कूल से शिक्षक आएंगे और अपने अपने जिलों में ट्रेनिंग लेंगे। तो एक बड़ा उसमें काम करेंगे हम। इसी तरह से प्रत्येक जिले में हम लोगों ने एक 13 लोगों की योग समितियाँ बनाई, जिला योग समिति। मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही इस चीज़ का उत्तर देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली ऐसी रही, आपने जहाँ भी काम किया है तो एक बहुत ही समेकित और सुनियोजित तरीके से काम किया है। तो मैं पूछना भी चाह रहा था कि क्या इसकी कोई सिनॉप्सिस आपने तैयार की है कि ये किस तरह से स्कूल तक, तो ठीक है, तो स्कूल तो तहसील स्तर पर भी हैं, जिला स्तर पे भी हैं, तो पहुंचेगा कैसे? तो वो आपने पहले ही अनुत्तरित, मुझे लगता है मेरी विशेषता नहीं है, ये योग की विशेषता है। तो ये जैसे आप ये समितियों पे मैंने आपको डिस्टर्ब किया, तो योग समितियां, मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। जी जी। जिले में हमारी जिला योग समितियां हैं, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, उसके स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, वो उसके सचिव होंगे जी। एक जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके जो शिक्षक गए हैं वो उसके प्रभारी होंगे। और एक जो शहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, योग के लिए काम करता होगा, सामाजिक व्यक्ति, वो श्री श्री रविशंकर जी से भी जुड़ा हो सकते हैं, बाबा रामदेव जी के हैं, कई संस्थाएं हैं जो समाज में काम कर रही हैं। तो एक कोई योग के लिए समर्पित जीवन ऐसा होगा, वो उसका अध्यक्ष होगा उस स्थान का। और 11 लोगों की समितियां हैं। तो हमारी सभी जिलों में समितियां हमने बनाई हैं। इसी तरह से ब्लॉक की समितियां बनी हैं, 313 ब्लॉक में हमारी समितियां बनी हुई हैं। और अभी हमारे लगभग 11,000 विद्यालयों में योग क्लब बनाए हमने, जिसका विद्यार्थी, उसके 11 लोगों की विद्यार्थियों की समिति होगी। तो एक ये स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने खड़ा किया है। और बहुत जल्द, मतलब अगली बार जब भी आप मुझे कभी अपने दर्शकों के साथ आपके स्टूडियो में मिलने का मौका देंगे, तो ये हम ग्राम समितियाँ और शहरों में वार्ड समितियों तक ले जाएंगे। अच्छा, पूरा सर इस समय पे समाज जो है ना, वो एक तरीके से बहुत ही टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा है। जैसे नशा एक, और जो डिजिटल लोगों को एक तरीके से डिजिटल गैजेट्स के जो लोग हैबिचुअल हुए हैं, तो उसका भी बहुत दुष्प्रभाव समाज पर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये एक तरीके से यूथ को जो कनेक्ट करके, जब आप अपना सही दिशा में अपना मन और मानस लगाएंगे, तो इस पर भी सरकारें बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। तमाम नशा उन्मूलन समितियां काम कर रही हैं, तमाम रिहेबिलिटेशन सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन जड़ मूलता तो वही है कि जब तक आप रूट पर काम नहीं करेंगे, चीज़ें बीच में कभी भी डिस्टर्ब होंगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन चूंकि मैं अब योग के हिसाब से सारे आप चर्चा कर रहा हूँ, सरकारों के प्रयास अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन हमें लगता है अगर हम उससे कोई उनको एक अंतः शांति कोई दे सकते हैं, अगर हमने योग की तरफ बच्चों को जोड़ दिया, तो मुझे लगता है ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपसे मुझे याद आ रहा है, मैं लगभग 2015-16-17 में आपसे एक चर्चा हुई थी, जिसमें बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर के आपने, मेरी लंबी चर्चा हुई थी आपसे। जी जी। मैं चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसका मेंबर था। उसमें सब मिलाकर के लगभग 10,000 स्टेक होल्डर से बात हुई है पूरे देश के।
या किसी बच्चे ने कोई सुसाइड कर लिया, वो परिवार हो सकता है, उनके कोई मित्र हो सकते हैं, ऐसा लेकर के हमने देखा। मुझे आपके सामने शेयर करने में बड़ा आश्चर्यजनक, मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, उसमें एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था कि जो योग के लिए कोई साधक हो, योग करता हो या अच्छा स्पोर्ट्समैन हो जिसने सुसाइड किया हो। तो मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हम जो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनका समाधान योग में, खेल में, खेल भी योग का हिस्सा है, योग भी खेल का हिस्सा है, उसमें इसका समाधान है। और सोसाइटी को भी और सरकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई एकमात्र सॉल्यूशन कोई है तो वो यही है, इसलिए योग पर ध्यान दें और योग ही इसका एक स्थायी समाधान है। इसके लिए सर आप कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे, कोई सिलेबस बनाएंगे कि इस निर्धारित फॉर्मेट में ट्रेनिंग दी जाए, ताकि एक पैटर्न, जैसे यहाँ तो जो प्रशिक्षण, जो ट्रेंड होके जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई पाठ्यक्रम होगा, कोई सिलेबस होगा, ताकि वो एक पैटर्न सेट हो जाए। आगे जब पीढ़ियां आए, आगे आने वाली, तो उन्हें पता चले कि भाई अब हम योग आयोग में हैं तो ऑलरेडी एक ट्रैक है हमारे पास, जो आज आप कर रहे हैं कि पूरी नींव उसकी रख रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड है पहले से। अभी उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन हमने शुरू किया है। अभी मुझे आयोग की जिम्मेदारी संभाले जो समय हुआ है, उसमें मैंने जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो हार्टफुलनेस दास जी की संस्था हो, श्री श्री जी की संस्था हो, बाबा रामदेव की संस्थाएं, रामदेव जी काम करते हैं, ऐसे और भी मैं मानता हूं जो बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। ऐसी 20-25 संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं योग के ऊपर। मैं प्रयास कर रहा हूं सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके, और एक ऐसा SOP, ऐसा एक सिलेबस तैयार करना जो हम किस समय में, किस उम्र में, कब कराया जा सकता है। अभी मैं विद्यालय में जाता हूँ, बात करता हूँ, तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि 11 बजे कैसे योग करेंगे, बच्चा खाना खा के आया है, पैंट पहने, बेल्ट पहने, बैग का उसका वो है, तो योग कैसे कर सकता है। ठीक बात। तो मैं इन सारी संस्थाओं के से चर्चा करके इस तरह का एक कॉमन कैप्सूल सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, जिसमें वो कितने बजे, किस परिस्थितियों में कौन सी योग किए जा सकते हैं। ठीक बात। जैसे योग का सबसे बड़ा होता है सांस लेने की प्रक्रिया, प्राणायाम, सांस लेने की प्रक्रिया। अभी आप बैठे हैं यहाँ, आप कैसे सांस ले रहे हैं कभी आपने सोचा नहीं होगा। आप अगर बैठ करके दोनों हाथों को हंस मुद्रा में श्वास लीजिए तो पूरी श्वास आपकी पेट तक जाती है। आपके लंग्स को 99% वर्क करना पड़ता है। आप थोड़े से टेढ़े हो जाइए और उस रहिए तो आपकी केवल सीने से आपकी होगी, केवल 60% काम करना पड़ा, है ना। 33%, 40% लंग्स आपका काम ही नहीं कर रहा है। आप और हो जाइए, कंधे से यहाँ से सांस जाएगी। आप तीनों को अनुभव कर लेना, केवल लंग्स ने 30% काम किया। अगर आपका सांस लेते में पेट बाहर अंदर बाहर हो रहा है, आप सही सांस ले रहे हो। और ये कब लेता है इसका भी आप एक वो देखें। आप सो रहे हो तो आप खुद को तो नहीं देख सकते, आप किसी सोते हुए व्यक्ति को आप देखिए तो उसके जो उदर है वो ऊपर नीचे होता है, आप समझिए सही सांस ले रहे हैं। तो हम सही सांस जब लेते हैं जब हम ले नहीं सकते थे, और जब हम अपने प्रयास से सांस लेते हैं तो हमेशा गलत लेते हैं। ये धारणा से हमें मतलब इसमें प्रयास करके ये काम करना चाहिए। तो आप चलते फिरते भी योग कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपनी चेयर पर बैठे हुए आप योग कर सकते हैं। इस तरह का एक फॉर्मेट योग का पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि जो एक उसके लिए जो एक SOP है और एक जो बना हुआ है कि नहीं आपको मैट ले जाना है, आपका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, आपकी टाइमिंग ये होनी चाहिए, मतलब हर टाइम शेड्यूल में आप योग के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो अब ये जैसे निश्चित रूप से योग की दिशा में कुछ ना कुछ योग आपका योगदान योग की दिशा में कुछ ना कुछ योग करेगा, इसमें तो दो राय है नहीं। लेकिन आपके जो एक दो और वेंचर हैं जिनमें आप बहुत रुचि रखते हैं। एक तो जो आपने ब्लाइंड क्रिकेट को अभूतपूर्व पहचान दिलाई और उसका नेशनल लेवल के टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट कराए, तो अभी आपका वो उपक्रम कहाँ तक है? वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं कहूँ कि उसने ही मुझे योग की बड़ी प्रेरणा दी है जी। एक बार हमारे एक बहुत अच्छे साधक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर, हम सब लोग सुनते रहते होंगे कि वो शक्तिपात क्रिया योग में एक बड़ी होती है। शक्तिपात क्रिया से ध्यान लगता है उसमें। हम लोगों ने कुछ दिव्यांग बच्चों के साथ जो जन्म से ही ब्लाइंड हैं उनके साथ योग के कई सेशन किए हैं। उनके जो जन्म से है, जिसने दुनिया नहीं देखा है, क्या होता है आंखें हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। आंखें वो सारी चीज़ें देखती हैं जो उसको नहीं देखना चाहिए, और उनको भूल जाती हैं जो उसको देखना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है। लेकिन जिनकी जन्म से आंखें नहीं हैं वो हमसे हजार गुना अधिक ध्यान लगता है उनका। तो हम उन बच्चों के साथ ध्यान लगाते हैं और फिर इसके बाद उनके अनुभव पूछते हैं आपने क्या क्या देखा। जिसने नहीं देखा कि लाल दीवार लाल रंग की होती है, दीवार होती है, लाल रंग कैसा होता है उसको ये नहीं मालूम, वो सारा वर्णन करता है। तो मुझे इस सारी घटना ने मुझे बहुत अंदर से
शक्ति दी और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे ऐसा कोई अवसर मिले जिसमें मैं इन बच्चों के लिए काम कर सकूं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है और मैं इनके लिए बहुत अधिक काम करने का प्रयास करूंगा और इनका ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान लगने की क्षमताएं हमसे हज़ारों गुना अधिक हैं। जी, आपने काम किया तो जो ये क्रिकेट है, जब आपने शुरू की तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी हमारी बच्चियों ने वर्ल्ड कप जीता है जिसमें 3 बच्ची हमारी मध्य प्रदेश की थीं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बुलाया, राष्ट्रपति ने बुलाया, राष्ट्रपति महोदया ने उनको बुलाया है और पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चियों ने वर्ल्ड कप जीता है। और कुछ समय पहले तो हमारी ही बच्ची एक मध्य प्रदेश की कप्तान भी थी उसमें। एक और प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर आपने बड़ा अनूठा कार्यक्रम किया, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, निरंतर दिन रात बिना थके बिना रुके वो कार्यक्रम चला। तो मन की बात निश्चित रूप से इस देश का सबसे बड़ा पॉडकास्ट मानता हूँ मैं उसको। इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, लेकिन उन एक एक एपिसोड को संकलित करना और उस पर चर्चा करवाना, ये थॉट कहाँ से आया? अब मुझे लगता है जब हम अच्छा सोचते हैं तो कुछ आप जैसे अच्छे विचारक, कुछ अच्छे साथियों के माध्यम से ही विचार मिलते हैं। मैं जिनको एक बड़ी श्रद्धा से देखता हूँ, हमारे एक मित्र तो नहीं कहने चाहिए, वो उम्र में मेरे बड़े हैं, मेरे कॉलेज में सीनियर थे वो। जी जी। बहुत अच्छे साधक हैं, फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। जी जी। नर्मदा परिक्रमा करते रहते हैं। अभी पता चला है कि 7 परिक्रमा पूरी कर ली, 8वीं परिक्रमा वो कर रहे हैं। बड़े विजनरी व्यक्ति हैं। मतलब आप कभी मिलेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आज जो हम सोचते हैं वो आज से 50 साल आगे का सोचते हैं। बहुत अच्छे साधक हैं। जब भी कभी उनसे चर्चा होती है तो चर्चा में इस तरह के आइडिया मिल जाते हैं। जी। अब मैं बहुत दिन से वो फिर गायब हो गए हैं, कहीं परिक्रमा में है, मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो उनसे चर्चा में मुझे एक आइडिया लगा, लेकिन मुझे लगता था ये संभव नहीं है। मैं जिससे भी बात करता था कि 100 घंटे लगातार करेंगे, तो व्यक्ति पूरी सुनने के बाद बोलता अच्छा रात में भी होगा क्या? पूरा 10 मिनट सुनने के बाद उसका सवाल होता था रात में भी होगा? हाँ साहब, रात में भी होगा, 1 बजे होगा, 2 बजे होगा, 3 बजे होगा। तो विश्वास नहीं होता था। सच बताओ नवीन जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये संभव है। मैं तो खुद ही एक 11 से 12 के सेशन का तो मैं खुद ही पार्टिसिपेंट था। मुझे अभी भी याद है जब ओपी श्रीवास्तव साहब हैं, अपने मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे उस समय, वो एक्साइज कमिश्नर थे, जो हमने उनके सामने ग्वालियर गए और हमने एक विचार रखा। तो उन्होंने बोला ऐसा करता हूँ मैं और टाइम में आऊँगा, 3 से 4 आऊँगा रात में। सब 3 से 4 आइए जी। वो पूरा विश्वास था उनको कि 3 से 4 में मुझे कोई नहीं मिलने वाला है, ऐसा मान करके उन्होंने समय दिया था। और जब वो आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 100 एपिसोड अच्छा, वो 100 एपिसोड में एक और चीज़ थी कि जो एपिसोड जिस सब्जेक्ट पे था, दर्शक वर्ग भी उसी सब्जेक्ट का था। उसमें 100 एपिसोड, 100 वक्ता, 100 श्रोता, लेकिन श्रोताओं में भी 100 तरह के श्रोता। 100 तरह श्रोता की जो कैटेगरी वो भी रिपीट नहीं थी। अगर एडवोकेट हैं तो 100 एडवोकेट हैं। अगर प्रधानमंत्री ने उस एपिसोड में जी मैंने छात्रों से मुस्लिम बहनों के बारे संबंध में चर्चा की है, संबंधित एपिसोड किया था। मुझे 100 स्टूडेंट रात को 11 बजे। जी। मैं तो आश्चर्य बताऊं, अगर प्रधानमंत्री जी ने सिख समुदाय को फोकस करके कोई चर्चा की उस एपिसोड में, तो सुनने वाले 100 सिख समुदाय के लोग होंगे। इवन अगर ने मुस्लिम बहनों से बात की है तो सुनने वाली 100 मुस्लिम बहनें होंगी। ये मैं मानता हूं कि दुनिया का आश्चर्यजनक कार्यक्रम था जो सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। जी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो काम होते हैं वो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं से होते हैं। ऐसा काम करते समय ईश्वरीय शक्ति होती है, और मोदी जी ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं, इसलिए मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो अपने आप वो चीज़ें हो जाती हैं। मैं मानता हूँ इसमें मोदी जी के नाम, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है वो। जी। और वर्तमान समय की मैं बात करूं, जैसे अभी योग आयोग की आपने बात की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत एंडोर्स किया। तो मैं इसमें मानता हूं कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुखिया हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो भी काफ़ी फिटनेस फ्रीक व्यक्ति हैं और मयूरासन लगाते हैं। इस उम्र में उनके कई वीडियोस वायरल हुए हैं। तो वो योगी व्यक्ति हैं, तो मतलब करते हैं योगासन वगैरह, उनकी रुचि का भी सब्जेक्ट होगा। तो इस विषय पर उनसे आपकी कोई चर्चा हुई? अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। जी। और अभी मैं कल मैं किसी अपने मित्र के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे ऐसी चर्चा निकली कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे योगी हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ वर्ष 2099 के समय से, जब मैं उज्जैन में संघ का प्रचारक था उस समय से। तो मैं देखता हूँ कि वो बड़े अच्छे साधक हैं और अच्छा आसन है। मलखम और इनकी रुचि का विषय है। देश में सबसे अच्छा मलखम कहीं होता है तो हमारे उज्जैन में होता है। जी बिल्कुल। और अभी तो मलखम के ऊपर एक पूरा विश्वविद्यालय आ रहा है जो मलखम के लिए काम करेगा। तो अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है मेरी, लेकिन मुझे लगता है मैं 2-3 महीने में, मैंने अभी काम करना शुरू किया है। मैं अलग अलग राज्यों की पॉलिसी पर अध्ययन कर रहा हूँ। क्या? गुजरात में क्या चल रहा है,
छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, अन्य राज्यों में क्या चल रहा है, मैं सारी पॉलिसीज़ को एक अध्ययन करने के बाद एक कोई उसको कॉमन एक एसओपी बना करके फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने वाला हूँ उसको। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के सामने जब आएंगी चीज़ें तो उनके जो अनुभव उसमें जुड़ जाएंगे। और मेरा प्रयास तो यह है फिर इन सब को लेकर के मैं केंद्र में रखूँ कि पूरे देश भर में योग को लेकर के एसओपी बनना चाहिए, यूनिफाइड पॉलिसी होनी, यूनिफाइड एसओपी होना चाहिए जिस पे हम सारे वो काम करें, एक ही तरह का होगा तो मुझे लगता है हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट ला सकते हैं। जब सारी दुनिया एक फॉर्मेट पे योग कर सकती है, सारी दुनिया देखती है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन सी थीम देने वाले हैं। इस बार की उन्होंने नई थीम दी है, स्वास्थ्य और आयु के अधिक आयु के संबंध में उन्होंने दी है। तो हम एक एसओपी डेवलप करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर में मध्य प्रदेश में हम लोग और 1 साल के अंदर में देश में भी एक एसओपी का प्लान करेंगे। वैसे तो लोग राजनीति को कहते हैं राजनीति जनसेवा का माध्यम है या समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन जब राजनीति को बहुत गहराई से देखते हैं तो जनसेवा बड़ा फोकस रह जाती है विधानसभा तक, ज़्यादा हुआ तो उनकी लोकसभा क्षेत्र तक, और सर्टेन पॉइंट्स पर वो रुक जाती है। लेकिन मैंने आपको एक संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर देखा, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, ऑफिस बेयरर के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर देखा, अभी एक नई जिम्मेदारी में देख रहा हूँ। लेकिन जो आपका समाज सेवा वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है आपकी राजनीति के ऊपर, वो सब चलता रहता है। पद नहीं भी हो तब भी यूथ कनेक्ट रहेगा, तो दाल बाफ ले तो मतलब 10 साल के राजनीतिक करियर में शायद ही मैंने कहीं और दाल बाटियाँ कहीं और खाई हूँ, क्योंकि उस इंटेंसिटी से न मेरे को वो इंटेंसिटी कहीं फील हुई, न मैं कहीं गया। लेकिन मैंने ये देखा कि कोई प्रयोजन ही नहीं था, मतलब सिर्फ आत्मिक प्रसन्नता का विषय था, लोग भी बिना प्रयोजन के आए थे। तो आपको नहीं लगता कि बिना कारण के, आजकल बिना कारण के कौन काम करता है? मैं आपको 2 उदाहरण सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार हैं। हमारे यहाँ जब मैं यहाँ भोपाल में संघ का काम करता था उस समय हमारे एक प्रांत प्रचारक थे, उनका नाम था शरद मल्होत्रा। वो संघ के बहुत वरिष्ठ प्रांत प्रचारक थे वो। और कन्नौज का जो मल्होत्रा परिवार है वो कन्नौज के अगर 2-5 रिच फैमिली होंगे उसमें से एक फैमिली के वो सदस्य हैं, और वो हमारे यहाँ प्रचारक थे। उनको कैंसर हो गया था। आखिरी में उन्होंने बोला कि मुझे उसका इलाज नहीं करवाना, लेकिन दर्द ना हो, बस इतना ही मैं उसको सर्वाइव करना चाहता हूँ। वो आखिरी में बोल नहीं पाते थे, कुछ लिखते थे। एक दिन उन्होंने बैठे बैठे लेटे लेटे एक स्लेट पे एक वाक्य लिखा, और मुझे आज भी वो याद है। वो बोलते थे, बिना काम के काम से काम के कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। क्या बात। तो जब भी कोई आपको अच्छा मित्र मिलेगा तो अनौपचारिक उससे ही मिलेगा, काम का व्यक्ति कभी आपका अच्छा मित्र नहीं हो सकता। तो अनौपचारिक चीज़ें, तो ये जो आपने उदाहरण दिया है वास्तव में यही एक अनौपचारिक है। जितना अनौपचारिक होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के मित्र मिलेंगे आपको, मित्रों के उतना अच्छा हम एक दूसरे से और जोड़ सकते हैं और आत्मीयता के साथ कर सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चर्चा बहुत रोचक दौर में है, समय सीमा के चलते मैं निश्चित रूप से इस पर यहाँ विराम लगाऊंगा, और मैं यही कहूँगा कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें घट रही हैं, दुनिया बट रही है। आप योग कीजिए, आप लोगों को जोड़िए, लोगों को सक्षम बनाइए, मानवता में ये भी प्रयोग कीजिए। और इस प्रयोग की लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में योग आयोग के तौर पर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में काम करेगी, तो मध्य प्रदेश के यूथ को एक संजीवनी मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ, आशान्वित हूँ। तो सर फिर से एक बार आपके एक नए उपक्रम को जानने समझने का मौका मिला, और कुछ समय बाद इस उपक्रम की उपयोगिता और इसने कितने काम किए, किस आयाम तक पहुंचा, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी।